Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You may call us on 2331-4444 or 2371-7106 or 2371-7117. Well, I'm Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. And to answer our listeners' queries, we are joined in by financial expert Dr. Yamini Agarwal. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल और हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Well, the headlines first. Prime Minister Narendra Modi and Google CEO Sundar Pichai discuss leveraging of technology to transform lives of farmers, youngsters and entrepreneurs. Google announces an investment of 75,000 crore rupees through India Digitization Fund. Retail inflation for June rises to 6.09% and domestic indices gain marginally amid positive global cues. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में विचार विमर्श किया। गूगल ने भारतीय डिजिटलीकरण कोष के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की। देश में खुदरा मुद्रास्फीति जून महीने में 6.09% पर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के सकारात्मक संकेतों से घरेलू बाजार में लिवाली तेज बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोग तेजी से प्रौद्योगिकी के साथ ढल रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी और सुंदर पिचाई ने विशेषकर भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कृषि में सुधार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल प्रयोगशालाओं का विचार रखा, जिसका उपयोग छात्रों और किसानों द्वारा किया जा सकता है। डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। सुंदर पिचाई ने इस अवसर पर भारत को नए उत्पादों और भारत में गूगल द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी दी। श्री पिचाई ने गूगल के बाढ़ पूर्वानुमान के प्रयासों के लाभों का जिक्र करते हुए बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब के शुभारंभ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कोविड-19 के बारे में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने और जागरूकता फैलाने में गूगल द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। Google CEO Sundar Pichai today announced an investment of 75,000 crore rupees in India over the next 5 to 7 years through Google for India Digitization Fund. Addressing Google for India event, Mr. Pichai asserted that the latest move is a reflection of the company's confidence in the future of India and its digital economy. He said the investments will focus on 4 key areas of India's digitization. They are enabling affordable access and information to every Indian in their own language, building new products and services relevant to India's unique needs, empowering businesses as they continue to embark in digital transformation, and leveraging technology and artificial intelligence for social good in areas like healthcare, education and agriculture.
हमारे साथ कई श्रोता इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आज सोमवार का दिन है तो हमारे श्रोता आमंत्रित हैं। हम सबसे पहले दिल्ली से आमंत्रित करना चाहेंगे रत्नाकर जी को अपने कार्यक्रम में। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम जी, आप देयर आर 4 or 5 scenarios and I want to ask you the same question again. What is the GST rate on health services? Scenario number 1, doctor sitting in a clinic. Number 2, doctor working in a hospital. GST for the hospital. And fourth is the chemist or pharmacist selling medicines in the chemist shop. The services rates are 18%, as I mentioned last time also. As for the specific technical requirements of these particular services, we'll have to check the GST curriculum which is there and then identify what are the particular rates, which can be done next time exactly for the specifics which are there. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आमंत्रित करते हैं हम अपने अगले श्रोता को, जो हैं सतीश जी, दिल्ली से ही हैं आप। सतीश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी मैडम। जी नमस्ते। मैडम मैं ये हमारे जो बैंक है, जैसे सरकारी बैंक है, जो SBI हो गया, PNB हो गया वगैरह वगैरह, तो मैडम ये जो आज कार्य कर रहे हैं, ये 1947 से पहले भी ये बैंक कार्यरत थे, लेकिन उस समय ये 2.5-3 साल में ही पैसा डबल कर देते थे फिक्स डिपॉजिट में। फिर 1947 के बाद कम होता होता 1980 तक भी इन्होंने 5 साल में डबल किया। तो मैडम ऐसा क्या बदलाव हुआ था कि 47 के बाद से बैंकिंग में ये लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना वो धीरे धीरे कम होता गया, और अब हालत ऐसे है कि वो जीरो तक होने तक जाता जा रहा है। और मैडम एक सवाल और भी है कि अगर हम गूगल सर्च पे देखते हैं कि भाई क्या कभी कोई 1947 से पहले भारत के बैंक का पैसा विदेश लेके भागा, तो उसमें नहीं आता है, लेकिन 1947 के बाद भारतीय बैंकों का पैसा लेके 50 के बाद भागने वालों की संख्या भी बढ़ गई थी। तो मैडम ऐसा क्या बैंकिंग एक्ट में लचीलापन आ गया था, या क्या हो गया था कि भाई बैंक उतने कुशलता से कार्य नहीं कर पाए? धन्यवाद जी। आपका पहला सवाल है कि इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस कैसे आए हैं। इंटरेस्ट रेट्स पहले प्राइवेट बैंक्स के हाथों में थे और कुछ प्राइवेट बैंक्स ऑपरेट कर रहे थे और कुछ ही स्पेसिफिक ग्राहकों तक फायदा पहुंचाया जाता था, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट थे। इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई हुआ करते थे पहले, फिर नेशनलाइजेशन के टाइम पे अगर आपने देखा हो तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए ताकि लोगों तक लोन मुहैया कराया जा सके। धीरे धीरे आपके इन्फ्लेशन रेट्स इकोनॉमी के कम हुए हैं और जिसके तहत इंटरेस्ट रेट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंटरेस्ट रेट अभी कम लेवल पर हैं। अभी वो जीरो नहीं आए हैं। काफी देशों में, जापान जैसे देशों में डिफ्लेशनरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं जहां पे जीरो तक इंटरेस्ट रेट तक पहुंचने की बात हुई है। US में भी बात हुई है, पर अगर आप इंडिया में देखें तो इंटरेस्ट रेट अभी हायर लेवल पर ही है और क्योंकि रेपो रेट कट किए गए थे इसलिए इंटरेस्ट रेट कम दरों पर है ताकि लोगों तक लोन की सुविधा ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। जहां तक बैंकों के द्वारा बाहर देशों में पैसा पहुंचाने की बात है, पहले कुछ सालों में, जिन सालों की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है वहां के समय का जो डेटा है वो अवेलेबल ना हो और बाद में डेटा सिंक्रोनाइज हुआ हो, जिसकी वजह से जो डेटा है वो आसानी से अवेलेबल है और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सकती है या बताई जा सकती है। Well, we hope that satisfies you. Well, we have the next caller and he's from Chennai. Kashinath is joining us from Chennai. Ji, Kashinath ji. नमस्कार। नमस्कार। मार्केट नंबर 3 को पूरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी सवाल। जामिनी जी को मेरी नमस्कार। जी नमस्ते। मैडम मेरा एक सवाल है कि 1.5 साल पहले मैंने 200 रुपया में एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक का शेयर लिया था, 1000 शेयर लिया था 200 रुपया में। अभी उसका 25-30 रुपया में चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि उसमें बने रहूं या निकल जाऊं, इसका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। धन्यवाद जी। जी, अगर उस प्राइवेट सेक्टर के बारे में कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं है जो बहुत ही जो उसकी प्राइस के रिडक्शन की बात कर रही हो, तो आपके लिए बने रहना बेहतर रहेगा क्योंकि आने वाले समय में मार्केट्स बढ़ेंगी और बैंकिंग सेक्टर भी एक ग्रोथ दिखेगा। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। आग्रह कि हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ खबरों के बाद आपसे बातचीत करेंगे।
Right. We move on. Retail inflation rose by 6.09% in June, mainly on account of higher prices of food items. The government data released today showed that food price inflation in June stood at 7.87%. The Ministry of Statistics and Program Implementation in a release said inflation figures are based on data collected from limited markets in view of the restrictions imposed on account of coronavirus pandemic. In April, CPI data were not released due to difficulty in data collection. In March, CPI inflation stood at 5.84%. RBI considers the retail inflation data for its key rate reviews. However, RBI Governor Shaktikant Das on Saturday said the focus of the central bank will remain on reviving growth and restoring financial stability. And now we're joined from Mumbai and we have Ratnakar online. जी रत्नाकर जी सवाल पूछिए. हेलो जी हेलो सवाल पूछिए. हाँ गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मेरा सवाल है कि जो इंडिया का फॉरेन फंड है उसमें हाईएस्ट लेवल पर बढ़ोतरी हो गई है ऐसे न्यूज में बताया था, तो उसका मतलब क्या होता है और वो देश के लिए कैसा यूजफुल रहता है. और दूसरा सवाल है कि नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन फ्यूचर में उसमें शेयर प्राइस में बढ़ने के कितने चांसेस. जी, आपका पहला सवाल फॉरेन फंड्स का है. मेरे ख्याल से आप फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहे हैं. जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो एक कंट्री की स्ट्रेंथ बताते हैं कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है फॉरेन से इंपोर्ट करने की, कितने मंथ्स का कवर है उनके पास कि वो सामान इंपोर्ट कर सकते हैं. तो जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो एक कंट्री की स्ट्रेंथ बताते हैं ओवरऑल, और जैसे जैसे ये रिजर्व्स बढ़ते हैं वैसे वैसे एक कंट्री की कैपेसिटी बढ़ती है अपनी इंपोर्ट कवर को बढ़ाने के लिए. आपका जो दूसरा सवाल था वो था लेकर के कि जी मैं भूल गई. हम आगे बढ़ जाते हैं और सभी श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि सवाल एक पूछा करें, साफ पूछा करें और आपके क्या सवाल हैं स्पष्ट होकर बोला करें तो हमें आसानी होगी. एक ही श्रोता यदि कई सवाल पूछते हैं और एक के बाद एक सवाल हमारे सामने रखते हैं तो हमारे विशेषज्ञों के लिए भी और अधिक से अधिक श्रोताओं को सम्मिलित करने का जो हमारा मनोज जी मुझे याद आया, उनका एनबीएफसी से रिलेटेड था. तो एनबीएफसी के जो शेयर्स हैं वो जो है आगे आने वाले समय में अच्छा करेंगे, पर अभी के समय उनके तरफ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है. तो जो ओवरकम कर पाएंगे वो सक्सेसफुल रहेंगे और आगे आने वाले समय में बेहतर करने की उम्मीद है. अपने सभी श्रोताओं से आग्रह हम करेंगे कि सवाल एक पूछिए, साफ पूछिए, सरल शब्दों में पूछिए तो हम अधिक बेहतर आप सबों की सेवा कर पाएंगे. आइए मुंबई से चलें कोलकाता से हमारे साथ लाइन पर हैं एलपी कोठारी. कोठारी साहब आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए. हेलो. हाँ मैं नमस्कार. है नमस्कार, सवाल पूछें. सर मेरा सवाल ये था कि जो गूगल ने 75,000 करोड़ का अनाउंस किया डिजिटल इंडिया के लिए जो फंड जी, तो क्या ये इसमें उनको कोई रिटर्न मिलेगा या ये चैरिटी है या उनका कॉमर्शियल इंटरेस्ट है जैसे कोई, और क्या ये ऐसा इन्वेस्टमेंट इन्होंने दुनिया में कहीं और ऐसा किया है या इंडिया में पहली बार कर रहे हैं ये सवाल. जी आपका सवाल है, कोई भी कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो वो फ्यूचर की तरफ देखती है और रिटर्न्स की तरफ भी देखती है. अभी ये कोशिश कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की और जिससे फायदा पहुंचेगा देश को, और जिसके तहत आगे आने वाले समय में जब लोग उनके बनाए सामान को इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनको फायदा पहुंचेगा. And now we're joined by Subhash from Faridabad. Hello. हेलो जी नमस्कार सुभाष जी, सवाल पूछिए. नमस्कार मैडम, मैं जानना चाहता था कि एक मुझे ना जुलाई 2021 में रिटायरमेंट होनी है गवर्नमेंट सर्विस से, तो जो फंड मिलेगा मुझे पैसा मुझे वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए. जी आपको अपने पोर्टफोलियो बनाना चाहिए. अगर आपका पोर्टफोलियो देखना चाहिए कि आप 10 to 15% लिक्विड फंड रखें, बाकी स्पेसिफिक बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और अगर आपके पास फिर भी पैसा बचता है तो आप कमर्शियल एस्टेट भी चेक कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए. पर अबाउट 25 to 35% के आसपास 10% लिक्विडिटी रखते हुए आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए.
और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्वेस्ट करें। आइए अब चलें मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं संजू साहू। साहू जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जैसे आजकल जैसे बीमारियों का प्रकोप जैसे बड़ा, इसकी वजह से जो आजकल जो निवेश हो रहा है मार्केट में, तो इसका मतलब कुछ सुधार हो कि ऐसे ही चलता रहेगा? यामिनी जी, लाख टके का सवाल। कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था, उसमें बाजार की जो गति है और जो अर्थव्यवस्था की गति है, उसके कैसे आसार हैं आने वाले दिनों में? जी देखिए, कुछ कंट्रीज जैसे रशिया है, उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स वैक्सीन के खत्म कर दिए हैं और उम्मीद है कि वैक्सीन जल्द से जल्द बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में लाएं पूरे ट्रायल्स कंप्लीट करके, ताकि जो है लोगों तक जो है मेडिकेशन पहुंच सके। जैसे ही वैक्सीन आती है वैसे ही मार्केट ओपन अप करेगी और वापस अपनी गति पे पहुंचेगी। अभी पार्शियल रीओपनिंग स्टार्ट हो गई है, अनलॉक स्टार्ट हो गए हैं, लोगों ने काम पे जाना शुरू कर दिया है और मार्केट में पॉजिटिविटी है उसी बात को लेकर के, और धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी मार्केट में गति भी पकड़ेगी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 99 अंक यानी 0.27% बढ़कर 36,694 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35 अंक यानी 0.23 बढ़त के साथ 10,803 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.05% की मामूली बढ़त में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी सी बिकवाली की गई और ये 0.15% नीचे आकर बंद हुआ। Domestic equity benchmarks today closed higher and positive global views. After rallying 430 points during the session, the 30-share BSE Sensex gave up most of its gains to settle 99 points or 0.27% higher at 36,694, while the NSE Nifty closed 35 points or 0.32% up at 10,803. In broader market at BSE, the mid-cap closed almost flat as it added 0.05%, while the small-cap logged loss of 0.15%. Reliance Industries was among the top gainers in the Sensex pack, jumping over 3% to hit its record closing high after the company said it has secured 730 crore rupees from wireless technology leader Qualcomm by selling a small stake in Jio Platforms. Adding to a slew of investments since April that has crossed 1.18 lakh crore rupees, Qualcomm Ventures investment will translate into 0.15% equity stake in Jio Platforms on a fully diluted basis. Tech Mahindra, HCL Tech, Bharti Airtel, Infosys, HUL and ITC were also among the prominent gainers. However, the gains on the index were capped as index majors HDFC Twins slumped up to 2% after a report stating HDFC Bank has conducted an investigation into allegations of improper lending practices and conflict of interest at its vehicle financing arm. Power Grid, Bajaj Finance, ICICI Bank, SBI and Kotak Bank were other laggards. According to traders, market movement was largely dictated by specific index heavyweight stocks, leading to high volatility. However, positive cues from global markets kept overall sentiment positive. आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर मुस्ताक अली। अली साहब, स्वागत है, सवाल पूछें। अपने रेडियो की आवाज धीमी कर लें। आप सबसे पहले रेडियो की आवाज धीमी करिएगा। वो किस वजह से एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वो क्या लैग करते हैं जो वो माने उसको इस कैटेगरी में डाला गया है, और पेनी स्टॉक क्या चीज में वो लैग करते हैं जो उसको पेनी स्टॉक बोला गया है, माने उसका क्राइटेरिया क्या है, वो माने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, और पेनी कैप क्या वजह से वो पेनी है? अच्छा, थैंक यू जी। जब हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स कहते हैं तो इनका बेसिस मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। और जो 5 करोड़ से कम की कंपनीज होती हैं उन्हें स्मॉल कैप कहा जाता है, जो 20 करोड़ से ज्यादा की होती हैं उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। और आपके जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स होते हैं जो ऑड लॉट्स में ज्यादातर ट्रेड होते हैं।
Well, now we are joined by Gaurav online. Yes, Gaurav, you may ask your question, please. Hello. Hello, yes. Madam, good evening to Market Mantra team. My question is about this liquidity which is available in Indian market due to America. What do you think if Donald Trump comes back in power, will the liquidity continue, or if the Biden wins, then what will happen? Will our TCS and all these companies will gain? What is your opinion about Indian stock market for an investor from the American election point of view? Thank you, madam. Well, if Mr. Donald Trump comes back, it is possible that the accommodative stance of the Federal Reserve would continue, as there is no specific target on the economic front which he is keeping for bringing about changes. Though the trade war would continue with China, which is likely to affect the recovery in US. As far as investors are concerned towards economies, because India seems to be in a neutral position in the world markets, and there is likelihood that India is likely to regain its economic recovery, and is in next year is likely to jump to 9% as a growth rate. There is likely to be a flow in the market. As far as many companies are concerned, it is likely that they would benefit in their relations with US and India if the tensions between US and China continue to be there. हमारे साथ कई श्रोता हैं, खासतौर से मुंबई से सीए पट्टू। हम आग्रह करेंगे आपसे और अन्य सभी श्रोताओं से कि कुछ पल हमारे साथ रुके रहें। हम कुछ खबरों के बाद आपसे चर्चा करते हैं। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। अप्रैल जून तिमाही में कंपनियों की आय बेहतर होने की उम्मीद में निवेशकों की सक्रिय भागीदारी आज देखने को मिली है और एशिया के प्रमुख शेयर बाजार कुल मिलाकर 5 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर दिखे हैं। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.2% लाभ में रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों सूचकांक 1.8% ऊपर आकर बंद हुए। हांगकांग का हिंग सेंग 0.2% फायदे में रहा। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.8% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार की जाने तक लिवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों सूचकांक 1.3% ऊपर चल रहे थे। फ्रांस का CAC 40 1.5% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। Now look at the rupee. The rupee today settled on a flat note at 75 rupees and 19 paise against the US dollar amid high volatility in the domestic equity market. Forex traders said the rupee traded in a range-bound manner, tracking high volatility in domestic equities. Traders said while weak US currency supported the local unit, foreign fund outflows and concerns over rising COVID-19 cases weighed on investor sentiment. The dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of 6 currencies, fell 0.03% to 96.62. And now, as we just said, we talked about CA Pattu waiting online from Mumbai. Here we go over to you. Hello, Pattu ji. Hello. पट्टू जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सवाल पूछें, आप जुड़ चुके हैं हमसे। नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक सवाल है जी। कई कंपनियां इस मार्केट में शेयर और हो जाते हैं जी, और जिनके पास शेयर्स वैसे पड़े रहते हैं तो वो कैसा निकल जाते हैं, जो जिसके पास शेयर है उसका पैसा कैसे मिलेगा उसमें? यस, डॉक्टर यामिनी। इनका सवाल है कि जिनकी शेयर्स लिस्टेड हैं उनका पैसा कैसे मिलेगा? ये बहुत स्पष्ट नहीं है, यानी बाजार में मुझे इनकी आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ, दोनों तरह की आप जानकारी दे दें कि जो लिस्टेड हैं उनकी, जो लिस्टेड कंपनीज हैं वहाँ पे ट्रेडिंग होती है और जिसके तहत आप अपने शेयर्स जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आप उनको बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। आप अब फिजिकल ट्रेडिंग अलाउड नहीं है तो आपको शेयर्स को डीमैट करना होगा। आप उसके बाद भी बेच सकते हैं और फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आमंत्रित करते हैं दिल्ली से अपने श्रोता हीरा लाल जी को। हीरा लाल जी, बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। एक रिक्वेस्ट है, अपने रेडियो की वॉल्यूम कम कर दीजिए, नहीं तो इको हो रहा है। हीरा लाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, एक आदमी
ज्यादा से ज्यादा सेविंग अकाउंट कितना खुला सकता है या डीमैट अकाउंट कितना खुला सकता है, जरा बताइए। जी, आपको एक ही डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, और अगर आप अकाउंट किसी और के साथ खोल सकते हैं तो जॉइंट में आप काफी सारे लोगों के साथ खोल सकते हैं। जैसे आप अपनी वाइफ के साथ खोल सकते हैं, अपने सन के साथ खोल सकते हैं, और फिर उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यदि वो उनका एक सवाल और था अपने अधिकांश श्रोताओं की तरह, दूसरा सवाल कि यदि सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहें तो वो कितना खोल सकते हैं? यदि सेविंग्स अकाउंट, हाँ, एसबी अकाउंट जी, वो हर एक बैंक में एक अकाउंट अलाउड होता है, हर एक बैंक में एक अकाउंट खोल सकते हैं। अब यूनिवर्सल बैंकिंग है तो उस अकाउंट को आप किसी भी ब्रांच के तहत यूज कर सकते हैं। All right. Thank you very much, Dr. Yamini. We are now joined from Mumbai and Vijay is there with us from Thane. Hello, Vijay जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, हमें ये पूछना था, ये बाय आउट फंड्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? बाय आउट फंड्स जी, बाय आउट फंड स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, आप अगर म्यूचुअल फंड्स में बात कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से उन्हीं फंड्स की बात कर रहे हैं जिनको आप ले सकते हैं। बाकी मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। हम अगले कार्यक्रम में आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। Well, Market Mantra cannot be without oil. Let's talk about oil prices. Oil prices today dropped on a record daily rise in global coronavirus cases, with big spikes in infections over the weekend in the United States, while traders await an OPEC technical meeting expected to recommend an easing of supply cuts. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42.80 per barrel, while WTI crude prices were around $40.10 per barrel. नजर डालने सर्राफा बाजार पर भी, दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने का मूल्य 120 रुपए उछला है, 49,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर चांदी 858 रुपए उछलकर 53,320 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के मूल्यों में थोड़ी सी मजबूती देखी जा रही थी, जबकि चांदी भी थोड़ी सी मजबूत ही बनी हुई थी। सोने का मूल्य $1,805 प्रति आउंस पर था, जबकि चांदी $19.03 प्रति आउंस के स्तर पर बनी रही थी। यामिनी जी, आज की 2-3 अहम खबरें हैं। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे गूगल का जो निवेश है 75,000 करोड़ रुपए का, और गूगल की जो यह भागीदारी होगी भारत के डिजिटल कह लें कि जो फंड की जो उन्होंने घोषणा की है, उसका कुल मिलाकर कैसा हम परिवर्तन देखें, खासतौर से जो कोरोना के बाद की स्थितियां बनी हैं उसमें गूगल किस रूप में आने वाले दिनों में अपने प्रभाव को लेकर सामने हाजिर होगा? जी देखिए, डिजिटलाइजेशन का काफी महत्व है, खासतौर पे अब कोविड-19 के बाद ऑनलाइन सिस्टम में जितनी बढ़ोतरी देखी गई है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो पेमेंट्स हो, चाहे वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, क्योंकि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके तहत लोग अब ट्रांजैक्ट करेंगे। डिजिटलाइजेशन पे फोकस करना जो इस गवर्नमेंट ने काफी टाइम से किया है वो इम्पोर्टेंट होगा। विलेजेस को कनेक्ट करना, पंचायत को कनेक्ट करना, जो एक मुहिम रही है सरकार की, उसमें योगदान से जो है एक बढ़त मिलेगी और इकोनॉमी में एक्टिविटीज को बेनिफिट होगा, जिससे आप एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो है तरफ बढ़ेंगे। Right. Thank you, Dr. Yamini, for your expert comments. It's time to wind up the show. Thank you very much for being with us. बस यहीं पर हम अब अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। मुख्य समाचारों के साथ हम विदा लेंगे। जी, Prime Minister Narendra Modi and Google CEO Sundar Pichai discussed leveraging of technology to transform lives of farmers, youngsters and entrepreneurs. Google announces an investment of 75,000 crore rupees through India Digitization Fund. Retail inflation for June rises to 6.09% and domestic indices gain marginally amid positive global cues. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of my co-anchor Manoj Pathak and myself, Lalima Aneja Dang, we bid adieu. Namaskar. Market Mantra.